तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ का एग्ज़ाम होने वाला है 27 और 28 मार्च को। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ 2023 की परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग जीएस और जनरल हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, भाषा के लिखित रूप में बात करते हैं। तो भाषा के लिखित रूप में बात कैसे करते हैं? लिखकर, बोलकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लिखकर। फैक्ट जान लीजिए, जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तब उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। भारत की राष्ट्रभाषा है ऑप्शन बी, हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेगा, तीसरा, व्याकरण भाषा के बताता है, व्याकरण भाषा को बताता है। नियम, काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नियम। फैक्ट जान लीजिए, महत्वपूर्ण। व्याकरण होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप लिखना तथा बोलना का ज्ञान होता है व्याकरण कहलाता है। भाषा के नियम भी व्याकरण पर ही आधारित होते हैं। व्याकरण बताता है कि भाषा शब्दों की पूरी व्यवस्था किस प्रकार कार्य करती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पुष्प कौन सा शब्द है? पुष्प जो है गाइस ये तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तत्सम शब्द की परिभाषा जान लीजिए। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान हैं। सही जवाब हो जाएगा होस्ट। तो देखिए, दंतस्थ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ता, था, दा, धा, सा। कंठ से का, खा, गा, घा और डा। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 7 प्रकार की? मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? सो गाइस, मात्राएं जो हैं कुल 3 प्रकार की होती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मात्रा किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, या किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है 33। फैक्ट जान लीजिए, हिंदी में वर्णों और स्वर और व्यंजन की कुल संख्या 52 है। यह आपको ध्यान में रखना है, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग है। स्वर क्रम कुल 11, आ, ई, उ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। द्विगुण व्यंजन कुल 2 हैं, डा से डलिया और ढा से ढक्कन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, का वर्ग का उच्चारण स्थान है? मूर्धा, दंत, होष्ठ, कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान की बात हो रही है यहाँ पे।
तो सही जवाब हो जाएगा कंठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान है होस्ट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। ये हो जाएंगे संयुक्त स्वर, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 11वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार KM पाणिक्कर थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 12वां क्वेश्चन है कि मगही किस भाषा की उपबोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजस्थानी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मगही साहित्य से तात्पर्य उस लिखित साहित्य से है जो पाली, मागधी, प्राकृत मागधी, अप्रबस मागधी अथवा आधुनिक मगही भाषा में लिखी गई है। मगही या मागधी भाषा भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसका निकट संबंध अवधी, भोजपुरी और मैथिली भाषा से है और अक्सर ये भाषाएं एक ही साथ बिहारी भाषा के रूप में रख दी जाती हैं। इसे देवनागरी अथवा कैथी लिपि में लिखी जाती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। 13वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उड़िया। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी और जो आपकी जो हरियाणवी है, ये हरियाणवी में बुंदेली भाषा, डोगरी, खस, नेपाल भाषा तथा अन्य नेपाली भाषाएं। तमांग भाषा में गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली। राजस्थानी भाषा में बघेली आदि सैकड़ों भाषाएं और स्थानीय बोलियां भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। तो ये सभी जो भाषाएं ये देवनागरी की भाषाएं हो जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, क्या है? दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। फैक्ट जान लीजिए, सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं दक्षिण के चारों ओर प्रांतों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है तथा दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। अगला क्वेश्चन देखेगा, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। महेंद्र शब्द का उचित संधि विच्छेद महाधन इंद्र यानी कि बड़ा आ प्लस छोटी ई बराबर यह गुण संधि हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना, जब आप इसे तोड़ेंगे तो देख सकते हैं जैसे कि महाधन इंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ और इसको मान लिया जाएगा छोटी ई। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा गुण संधि। गुण संधि जहाँ छोटा बड़ा के आगे छोटी ई बड़ी हो तो ए ऊ बड़ा ऊ हो जाता है तथा री हो तो अर हो जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? सिंधी, उड़िया, गुजराती, मराठी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मराठी भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में सम्मिलित भाषाएं कौन कौन सी हैं ये भी जान लीजिए। इसमें देखिए देवनागरी लिपि में सम्मिलित भाषाएं हैं संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, बुंदेली भाषा, डोगरी, खस, नेपाल भाषा, अन्य नेपाली भाषाएं। तवांग भाषा, गढ़वाली, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली। राजस्थानी भाषा ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। फैक्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया जस्ट थोड़ी देर पहले।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इच्छुक। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन 18वां, कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बच्चा। बच्चा शब्द जो है संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, चूंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। जैसे धैर्य से धीरज, पौत्र से पोता, ग्राम से गांव, निद्रा से नींद आदि विकसित होकर हिंदी में आए, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन देखेगा, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? मैसूर, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। सभा का केंद्रीय कार्यालय चेन्नई, मद्रास में है। सभा की शाखाएं चारों प्रांतों में हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और दिल्ली में संपर्क कार्यालय है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था फैक्ट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20वां, इनमें से कौन विधेय विशेषण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरा लड़का आलसी है। इनमें से ये विधेय विशेषण हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ओ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ। ये आपको ध्यान में रखना है। फैक्ट जान लीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 8, 10। तो हिंदी में ध्वनियाँ कुल 2 प्रकार की होती हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती स्वर कहलाते हैं। जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ इत्यादि। व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन में जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, चा, छा, ता, था, दा, भा, मा इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस 23वां, मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 7, 9। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है जैसे आ, ई, उ, री, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करें जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। सो गया 24वां क्वेश्चन, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्णक समूह शब्द कहलाते हैं। सोहन, खीरा, मीरा, खेलता, शतरंज इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठक, मूर्धा, तालुब्य, ओष्ठ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तालुब्य से। तालुब्य ध्वनियां जिस स्थिति के उच्चारण में जीवा का भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालुब्य कहते हैं। ई, छोटी ई, बड़ी ई स्वर में चा, छा, जा, झा, या, सा, या ये व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 26वां, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। उन्हें हम कहते हैं स्वर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हों वे स्वर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? छोटी, बड़ी, ए, ऐ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बड़ी ई। 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा, सा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है अंतस्थ व्यंजन की। वा से वट, ये आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। फैक्ट जान लीजिए अंतस्थ व्यंजन के बारे में। जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52, 56। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 52। हिंदी भाषा में कुल 52 लिपियां हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? यहां पर बात हो रही है ऊष्म व्यंजन की। सा, सा से षटकोण, सा से सरौता, हा से हल। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऊष्म व्यंजन देख लीजिए आप लोग। तो ऊष्म व्यंजन शा, शा, सा, हा, इन 4 वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म ऊष्म वायु निकलती है, इसलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है। जिन वर्णों के उच्चारण से ऊष्मा का अनुभव हो, मानो सुख में निरंतरित हवा गर्म लगे, उसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार खालिस्तान किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोस्लिंग, चार्ल्स सिमोनी, पॉल एलन, जॉब हंटरसन। सही जवाब हो जाएगा जेम्स गोस्लिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जावा को 1995 में सन माइक्रोसॉफ्ट के जावा प्लेटफॉर्म के अभाव के रूप में रिलीज किया गया था। एक मुख्य सी और सी प्लस प्लस कांड सी प्लस प्लस उच्च स्तरीय भाषा का विकास 1972 में बले लेबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्राउन कर्गिंडम द्वारा किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिक वेंजिल ऑल पर्पस के लिए निकास 1964 में प्रोफेसर जॉन कैमरी तथा थॉमस कोटरस ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें लिप्स जो थे इनका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा कृत्रिम बुद्धि में प्रयोग किया गया था। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। 32वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, गदर पार्टी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1905 में बंगाल के विभाजन का समर्थन किया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय था। बंगाल प्रांत का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को उसके वायसराय के दौरान लागू हुआ। 33वां क्वेश्चन देखिएगा, 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में खालिस्तान लाख से अधिक भविष्य निधि योगदान पर अर्जित ब्याज कर योग्य हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2.5। फैक्ट जान लीजिए, भविष्य निधि खाते में कर्मचारी के योगदान पर अर्जित ब्याज पर कर लगेगा यदि किसी वित्तीय वर्ष में योगदान राशि 2.5 लाख रुपए से अधिक है। जो बजट आपका 2021-22 में जो जारी किया गया था उसमें ये बताया जा रहा है 2020 के बजट में वित्त मंत्रालय ने PF, NPS और सेनावर्ती निधि में नियोक्ता के योगदान पर कर छूट को प्रति वर्ष 7.5 लाख से अधिक कर दिया था। अगला क्वेश्चन, नट्टुनवार नृत्य संचालन करता है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तंजौर जिले के कुछ परिवारों द्वारा किया जाता है और इनके उत्तराधिकारियों को नट्टुनवार के नाम से भी जाना जाता है। नट्टुनवार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो एक नृत्य गुरु, संगीत शंखवाहक और मुखर तालवादक की क्षमता में देवदासी नृत्य के साथ था।
भरतनाट्यम सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में अधिक लोकप्रिय है। भरतनाट्यम भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी के तहत खालिस्तान अमृत शहरों में तरल अवशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने का प्रस्ताव है। 500, 350, 450, 400। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 500। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, केंद्रीय बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन शहरी के तहत 500 AMRUT कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन शहरों में तरल अवशिष्ट प्रबंधन प्रदान करने का प्रस्ताव है। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समरूपता आर्थ्रोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा द्विपार्श्विक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया था। 2009, 2012, 2007, 2005। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2009। फैक्ट जान लीजिए, बच्चों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। 38वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? मिजोरम, सिक्किम, गोवा, केरल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गोवा। 39वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 55। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर 55 थी। 1990 में यह दर 126 थी। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में मृत्यु दर 7 प्रति 1000 व्यक्ति प्रति वर्ष है। अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जसवंत सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम लेखक मौलाना आज़ाद के दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक खाता है। इसमें उनके व्यक्तिगत अनुभव, जब भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता पर उनके विचार शामिल हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस काल में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्ले, भगवान पर्वत, प्रभु मलाई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड लिटन। फैक्ट जान लीजिए, 1876 से 1878 के अकाल ने मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत और पंजाब के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। रिचर्ड स्ट्रेचरी 1878 की अध्यक्षता में अकाल आयोग नियुक्त किया गया। रॉयल टाइटल एक्ट 1876, क्वीन विक्टोरिया ने कंसर ए हिंद या भारत की रानी महारानी की उपाधि धारण की। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और इसलिए आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियम पारित किया गया। दूसरा अफगान युद्ध 1878-1880 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन सेकंड। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस पार्टी ने अपने खालिस्तान किस सत्र में स्वीकार किया था? नागपुर, कानपुर, जयपुर, इटावा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नागपुर। फैक्ट जान लीजिए, दिसंबर 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस सत्र के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कार्यक्रम का उद्देश्य असहयोग आंदोलन का समर्थन था। 15 सदस्यों की एक कांग्रेस कार्य समिति WSC की स्थापना की गई
और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। गांधी जी ने गैर नियम आंदोलन के माध्यम से स्वराज प्राप्त किया जा सकता है इसकी घोषणा की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। 44वां क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है कि शोरो ऑफ बिहार के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी, रवि, बनास, यमुना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोसी। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। इसे सप्तकोसी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 7 ऊपरी सहायक नदियों से जुड़ा हुआ है। यह हिमालय बिंदु से लगभग 470 किलोमीटर लंबा है जब तक यह बिहार में गंगा नदी में विलीन नहीं हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में नामित व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है, यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के पूर्वी हिस्सों में स्थित पर्वत श्रृंखला को सामूहिक रूप से कहा गया है? प्रभाचोल। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से झील खारे पानी की झील है? सांबर, डल झील, इंदिरा नहर, माही। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सांबर झील। फैक्ट जान लीजिए। बूलर झील की सबसे पहले बात करेंगे। बूलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह वितरणिक गतिविधि के कारण बना है और इसे झेलम नदी द्वारा पोषित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। इसे फूलों की झील श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाना जाता है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, एक जलाशय है। जलाशय सतलुज नदी पर स्थित और भाखड़ा बांध द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1872। फैक्ट जान लीजिए। आधुनिक भारत में जनगणना की शुरुआत के संबंध में उन्होंने बताया कि वर्ष 1872 में पहली जनगणना हुई, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी गई। वहीं स्वतंत्र भारत में वर्ष 1951 में पहली जनगणना हुई। अगला क्वेश्चन, वह देश जिसमें भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1265 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। इस प्रकार भारत में बांग्लादेश की तुलना में कम जनसंख्या घनत्व है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, केरल के किस जिले में एडकल स्थित है? वायनाड, जयपुर, नागपुर, कानपुर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वायनाड।